नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन फैमिली जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। नाइट्रोजन NH3 अमोनिया बनाता है, फॉस्फोरस फॉस्फीन बनाता है, आर्सेनिक आर्साइन बनाता है और एंटीमनी स्टेबाइन बनाता है, बिस्मथ बिस्मिथाइन बनाता है। ठीक है, प्रेपरेशन ये देख लो, आपके सामने प्रेपरेशन दे रखी है कि NH3 कैसे बनता है। अमोनिया की प्रेपरेशन NH3 बन रहा है, देखो किस किस तरीके से बन सकते हैं, बाय द हाइड्राइड्स ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड्स। नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन कौन से हाइड्राइड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर एंड हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, कोवेलेंट नेचर का होता है, पिरामिडल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सेंट्रल एटम एंड टेट्राहेड्रल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर। वैसे टेट्राहेड्रल होना चाहिए बट इसकी पिरामिडल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। NH3 मॉलिक्यूल शोन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लोन पेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज लेस देन दैट ऑफ द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। जो NH3 है इसका बॉन्ड एंगल रेगुलर टेट्राहेड्रन से कम होता है क्योंकि लोन पेयर की वजह से एंगल की डिस्टॉर्शन हो जाती है, एंगल डिक्रीज हो जाता है, 107.8 हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सभी हाइड्राइड्स में जो बॉन्ड एंगल है नीचे की तरफ डिक्रीज होता है, क्यों? तो आप बताओगे कि NH3 में नाइट्रोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज। Lone pair bond pair repulsion is greater than that of bond pair repulsion. That's why NH3 have greater bond angle. On the other hand, down the group size of central atom increases and electronegativity decreases and the repulsion of lone pair bond pair also decreases. lone pair bond pair की repulsion decrease होगी तो bond angle भी नीचे की तरफ क्या होता जाएगा, decrease होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन इसमें हो रही है और बॉन्ड पेयर कम हो रही है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। बाकियों में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं हो रही है, कम हो रही है, नीचे की तरफ रिपल्शन डिक्रीज होती जा रही है, इसीलिए बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर हाइड्राइड्स ऑफ द फैमिली। तो रीज़न क्या दोगे इसमें आप कि जो NH3 है उसमें नाइट्रोजन स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके ऊपर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर हाइड्राइड्स ऑफ द फैमिली। ग्रेटर द रिपल्शन ग्रेटर इज द बॉन्ड एंगल। नीचे की तरफ रिपल्शन डिक्रीज हो रही है, इसीलिए बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम डाउन द ग्रुप। क्यों? NH3 इज मोर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन नाइट्रोजन एटम। आप बताओगे कि NH3 में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉलर इन साइज है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट, इजीली डोनेटेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज एंड द टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N के ऊपर है, इसीलिए वो इजीली अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। डाउन द ग्रुप सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है, इसीलिए वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते और बेसिक बिहेवियर शो नहीं कर पाते। तो NH3 और PS3 आपको मेनली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई NH3 इज मोर बेसिक देन PS3, वाई NH3 इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो रीज़न आपने क्या देना है, NH3 में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव, इजीली डोनेटेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन because of their smaller size, high electronegativity. On the other hand, phosphorus having larger size, less electronegativity, do not release या lose its lone pair of electron easily. That's why phosphine is less basic in nature. तो basic nature mainly related है बेटा डोनेशन से, किसके डोनेशन से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इन द ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ऑब्वियस है थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, NH बॉन्ड इज़ मोस्ट स्टेबल, बट नीचे की तरफ जो बॉन्ड है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, इजीली बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो NH3 मोस्ट स्टेबल है, बिस्मथ हाइड्राइड लीस्ट स्टेबल है। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें सबसे स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बाकियों में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल बनाते हैं, नीचे की तरफ मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो मेटल तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी ही नहीं, ऑब्वियस है उसका जो बॉन्ड होगा वो बहुत वीक होगा, इजीली टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा तो थर्मली हाईली अनस्टेबल हो गया। तो NH3 इज मोर स्टेबल, उससे कम फॉस्फीन, उससे कम आर्सेनिक, उससे कम एंटीमनी, उससे कम बिस्मथ। तो समझ गए ना, तो जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेटल और हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा उतना ही स्टेबल, थर्मली स्टेबल होगा। जितना वीक बनेगा उतना ही थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, सामने वाले को रिड्यूस करते हैं, वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो खुद रिड्यूस होते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? मेटल का। तो बिस्मथ हाइड्राइड्स आर मोर रिड्यूसिंग इन नेचर। मैंने बोला ना, मेटल क्या होती हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होती हैं और सामने वाले को रिड्यूस करती हैं। तो मेटल होती है रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि बिस्मथ जो है वो मेटल है। नेक्स्ट है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अमोनिया हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन फॉस्फीन। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, वाई अमोनिया हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन फॉस्फीन। तो सीधा ही आपके पास एक आंसर है बेटा, बड़ा अच्छा आंसर है। नाइट्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में ओनली 3 ही एलिमेंट है जो नाइट्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वो है FON, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यही 3 एलिमेंट नाइट्रोजन बॉन्डिंग शो कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो सीधा यहाँ पे जब आपसे NH3 और फॉस्फीन के बारे में पूछ लिया तो आप बोलोगे कि नाइट्रोजन में स्मॉलर साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, शो हाइड्रोजन इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स वाई NH3 have higher boiling point. On the other hand, in case of phosphine there is no hydrogen intermolecular hydrogen bonding, that's why phosphine have लो बॉइलिंग पॉइंट। तो जहाँ पे भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा रीज़न आता है हाइड्राइड के केस में, तो आपने देख लेना है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड तो नहीं है। अगर इनका कोई कंपाउंड है तो ऑब्वियस है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इजीली सॉल्युबल होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वो इजीली सॉल्युबल नहीं होगा। एक और रीज़न होता है सॉलिबिलिटी का, जो पोलर होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जो पोलर नहीं होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन देखो कितने सारे कंपाउंड बनाता है। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक कंपाउंड बनाता है, N2O बनाता है, NO बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O4 बनाता है, N2O5 बनाता है। फॉस्फोरस ओनली 4, 5 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाता है। ये सभी के कंपाउंड आपको आपकी बुक में दे रखे हैं कि कौन कौन किस किस के साथ कौन कौन से कितने कंपाउंड बनाता है। तो आपको एसिडिक करेक्टर आ सकता है ऑक्साइड्स का, एलिमेंट का। आपको N2O दे रखा है, NO, N2O3 दे रखा है, N2O4 दे रखा है, N2O5 दे रखा है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका है? N2O का, उससे कम NO, उससे कम N2O3, उससे कम N2O4, उससे कम N2O5। ठीक है, सॉरी, सबसे ज़्यादा N2O5, उससे कम N2O4, उससे कम N2O3, उससे कम NO, उससे कम N2O। ये अब कौन से ऑर्डर में दे रखा है ये नहीं बता रखा, बट आप देख लो यहाँ पे दे रखा है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्ट करके सारे के सारे, वैसे नाइट्रोजन फैमिली ट्राईहैलाइड बनाती हैं, बट कुछ पेंटाहैलाइड्स भी बनाते हैं। नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड बना सकता है, पेंटाहैलाइड नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड बनाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा, P5 एग्जिस्ट है, वाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, वाई। तो आप बताओगे कि नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं हो सकता और 5Cl को अकोमोडेट नहीं कर सकता नाइट्रोजन। ऑन दी अदर हैंड फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए वो 5 क्लोरीन को अकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे भी रखा है, पेंटाहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 थर्मली लेस स्टेबल, ट्राईहैलाइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के जो ट्राईहैलाइड है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, पेंटाहैलाइड कम स्टेबल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण वो अपने जो S के 2 इलेक्ट्रॉन है उनको लूज़ नहीं कर पाता, वो ओनली P के 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पाता है। तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन फैमिली में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आउट ऑफ +5 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ मोर स्टेबल, तो आप बताओगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज दे ओनली लूज 3 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं।
तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, ये आपको दे रखी है, ये जस्ट आपने रिएक्शंस याद कर लेनी है। और सबसे बड़ी प्रेपरेशन जो आपकी है, मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। डाई नाइट्रोजन की प्रेपरेशन आपको मैंने करवा दी है, जितनी करवाई है उतनी आपने कर लेनी है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बेटा लैब में बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हैबर प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है? हैबर प्रोसेस से। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, तो सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर NH3 बनाता है और इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। और क्या कैसे कौन सा प्रोसेस, और जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है वो हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम लीच-एटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो हमें टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ये आपने +1 में पढ़ा है लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हमें कंडीशन कैसी चाहिए। तो ये है बेटा हैबर प्रोसेस। इसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ से कंप्रेस करके अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर यहाँ पे कंप्रेस कर देता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ये आगे चले जाते हैं कैटालिटिक चैम्बर में। कैटालिटिक चैम्बर में यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है, या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में या K2O की प्रेजेंस में। ठीक है जी। और कैटालिटिक चैम्बर ऑफ आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन से कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, NH3। NH3 की जो है हाईली गैशियस फॉर्म में होती है। गैशियस फॉर्म में होने के कारण उसको आगे कंडेंसर लगा रखा है। वो गैस जब इस कंडेंसर में जाती है तो कंडेंसर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड में। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड अमोनिया आ जाएगी, जो अनरिएक्टिव नाइट्रोजन और हाइड्रोजनों का दोबारा से रिसर्कुलेशन पंप में चला जाएगा। रिसर्कुलेशन पंप दोबारा से उसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में ले जाएगा, वहाँ से फिर से इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बनाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये गैशियस फॉर्म में आ गई, ये कंडेंसर में जाके कंडेंस होकर लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड अमोनिया मिल जाएगा हमें यहाँ से, जो अनरिएक्टिव नाइट्रोजन हाइड्रोजन है दोबारा से रिसर्कुलेशन पंप में चले जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस बेटा इसमें ये चीज़ें हैं समझने के लिए। और लीच-एटलियर प्रिंसिपल की कंडीशंस हैं कि टेम्परेचर हमने लो रखना है, प्रेशर हमने हाई रखना है, और कैटलिस्ट हमने K2 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालना है। कैटलिस्ट तो दोनों ही रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है। डिटेल प्रोसेस में आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 रेशो में हम क्या करते हैं, कंप्रेसर में डालते हैं। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, लिक्विड स्टेट में हो जाती है कन्वर्ट। कंप्रेसर गैसेस आर कूल्ड एंड पास थ्रू अ सोडा लाइम वाटर एंड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पे चैम्बर में K2O और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉलिब्डेनम के साथ है, वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं 700 केल्विन टेम्परेचर में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया आगे कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर में जाके 15 to 20% अमोनिया हमें मिल जाती है। जो अनरिएक्टिव नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है वो दोबारा से रिसर्कुलेशन पंप में चला जाता है, दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर का अमोनिया पिरामिडल होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। रेगुलर टेट्राहेड्रन से कितना हो जाता है, 107.8। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको लिखवा दी हैं। तो ये सारा लिखने वाला एक काम है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। रिएक्शंस आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, ये भी मैंने आपको सारे के सारे ऑक्साइड की प्रेपरेशन करवा दी है। आई होप आपने की है। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेपरेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑस्ट्रॉयल प्रोसेस से हमने नाइट्रिक एसिड बनाना है। इसका यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा, मैंने आपको नाइट्रिक एसिड का डायग्राम बना के दिया है कि नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए कौन सा डायग्राम है। ऑस्ट्रॉयल प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। सबसे पहले अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जाता है। प्लेटिनम और रोडियम की आगे प्लेट्स लगी होती हैं, 500 केल्विन टेम्परेचर होता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोलाइज होता है, HNO3 बन जाता है। तो बन गया हमारे पास नाइट्रिक एसिड, और 68% नाइट्रिक एसिड बनता है। अगर इसको कॉन्सनट्रेट करना है तो हमें इसमें क्या डालना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो बचा हुआ वाटर है उसको भी रिमूव कर देगा, तो हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। इसकी आई थिंक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कॉपी में लिखवाई है, फुल आपको करवाया है मैंने कि किस तरीके से इसकी बेटा ये जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन समटाइम पेपर में आ जाती है, ठीक है। मैंने आपको करवाई हैं, जितनी मैंने आपको कॉपी में करवाई हैं आपने सिर्फ वही करनी है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। तो उसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बारे में मैं बता चुकी हूँ। 3 टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, वाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है।
वाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी क्या है? सॉफ्ट होती है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, इट कैन कट विद द नाइफ, इट मेल्ट 370 while at 553 Kelvin. It is insoluble in water, soluble in benzene. It is very poisonous. The vapor form of phosphorus is continuously inhaled by prove fatal. It glows in dark. ठीक है. वाइट फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल आर स्टेबल अप टू इतने केल्विन टेम्परेचर तक स्टेबल होते हैं, उसके बाद इसके मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाते हैं. दैट्स इट. उसके बाद रेड फॉस्फोरस है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होती है. ठीक है. और जो ये वाली है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, ब्लैक फॉस्फोरस का. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना. इसमें से ये कुछ ज़्यादा नहीं आता है. इसमें से फॉस्फीन की प्रेपरेशन आती है. ठीक है. और फॉस्जीन क्या है? फॉस्जीन इज़ अ वेरी पॉइजनस. तो फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर भी पिरामिडल होता है. बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन कम होती है. ठीक है. तो फॉस्फीन का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बता दिया. उसके बाद यहाँ पे ये प्रेपरेशंस दे रखी हैं. ठीक है. ये आपको मैंने करवाई हैं, जितनी कॉपी में करवाई आपने वही करनी है. उसके बाद है इसके ऑक्सो एसिड्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. फॉस्फीन वगैरह आपको करवा दिया है मैंने कॉपी में. ठीक है. तो इसके ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, एक ये वाला स्ट्रक्चर, एक ये वाला स्ट्रक्चर, और ये अच्छे से कर लेना. ठीक है. ये ऑक्सो एसिड्स हैं फॉस्फोरस के. फॉस्फोरस के सबसे पहला ऑक्सो एसिड है ये वाला, ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड. इसकी बेसिसिटी 1 है. क्यों 1 है? क्योंकि इसमें एक 1 हाइड्रोक्सिल 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1 है. तो आपने बस इसका स्ट्रक्चर और एक प्रेपरेशन कर लेनी है इसकी. ठीक है. इसी तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर आपको फार्मूला दिया होगा तो आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसकी बेसिसिटी बतानी होती है. तो स्ट्रक्चर इसके याद कर लेना और इसके फार्मूला याद कर लेना. इसका फार्मूला जैसे H3PO3 है. ठीक है. उसका है H3PO2 है. H3PO2 आ सकता है आपको पेपर में, या आपको नाम पूछ सकते हैं हाइपोफॉस्फोरिक, या आपको या ऑर्थोफॉस्फोरिक पूछ सकते हैं, या आपको पूछ सकते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. तो इसमें बेसिसिटी 3 है क्योंकि इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. इस तरीके से आपको ये ऑक्सो एसिड्स पेपर में आते हैं. यह है पायरोफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, इसमें 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है और एक एक इनकी प्रेपरेशन करनी है. उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट है, ये हो गई बेटा आपकी नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट.